कर्मचारी होते थे उनके लिए अलग से बहुत सारी सुख सुविधाएँ दी जाती थी, आप लोग देखते थे। तो धीरे धीरे सरकारी कर्मचारियों की काफ़ी सुविधाएँ छीनी जा रही हैं, फिर कह दिया जाए कि इतनी पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है तो उनको आवास दिए जा सकें, उनको स्वास्थ्य की सभी को सहायता दी जा सके, या फिर उनके जो भी बच्चों के लिए फीस के लिए अलग से सहायता, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अलग से सहायता, ये सब सारी चीज़ें सहायता उतना पर्याप्त नहीं रह गया है। तो उसी के लिए क्या था कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या का युक्तिकरण, यानी कि सरकारी जो कर्मचारी थे उनकी संख्या को किस प्रकार नियोजित किया जाए, किस प्रकार उनका मतलब एक तरफ से कहा जाए संतुलन बैठाला जाए कि जो अनावश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति ना की जाए। ठीक, लिख लीजिए इसी के आगे। युक्तिकरण का मतलब समझ रहे हैं ना, बेहतर तरीके से उसका प्रयोग करना। ठीक, लिख लीजिए इसके आगे। प्रतिवर्ष लिख लीजिए इसके पहले, इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष, इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 2% कर्मचारियों की नियुक्ति है। प्रतिवर्ष 2% कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी करते हुए 2% कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी करते हुए 2% कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी करते हुए 5 वर्षों में 10% कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी करना, 5 वर्षों में 10% कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी करना, तथा इस समयावधि में नए पदों का सृजन न करना, तथा इस समयावधि में नए पदों का सृजन न करना, इस समयावधि में नए पदों का सृजन न करना, ताकि सरकार का वेतनों पर होने वाले व्यय, सरकार का वेतनों पर होने वाले व्यय कम हो सके, सरकार का वेतनों पर होने वाला व्यय कम हो सके। ठीक, अभी हेडिंग डाल लीजिए। अब खाली हेडिंग पॉइंट टाइप के दिखाई दे रहा है, बाकी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मेंस का सिलेबस। ठीक है, जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्री में इससे संभावनाएं बहुत कम। हाँ, प्री के लिए अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये जो टॉपिक जो आप लोगों का लिखाया जा रहा है थोड़ा सा मेंस के लिए, मेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, उसमें भी कुछ पॉइंट ऐसे आ सकते हैं जो आपके प्री में कभी पूछे जा सकते हैं, बाकी इसका बहुत प्री से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं। तो हमें लग रहा है हेडिंग देखते जाते हैं, थोड़ा सा जो होगा लिखाने वाला उसको पॉइंट वाइज लिखा देंगे। ठीक, हेडिंग डालिए आप लोग, मंत्रालयों तथा विभागों के आकार का युक्तिकरण, मंत्रालयों तथा विभागों का युक्तिकरण, मंत्रालयों तथा विभागों का युक्तिकरण। तो इसी के सामने एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आप लोग नाम सुने होंगे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसी तरह के प्रसार भारती का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो बहुत सारे मंत्रालय थे, तो इनका युक्तिकरण का मतलब क्या हुआ कि इनको एक दूसरे के जो मेन हेड मंत्रालय होता था उसके अंतर्गत विभिन्न विभागों को क्या किया गया, धीरे धीरे मर्ज करना शुरू कर दिया गया। ठीक, उससे हुआ क्या कि अनावश्यक जो डिपार्टमेंट खुले थे, अनावश्यक जो विभाग थे, उनका जो व्यय था उसमें से इसमें कमी है। ठीक, अगली आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा आज भी उसका रिलेवेंट बना हुआ है, बहुत हमेशा तार्किक मुद्दा बना हुआ है उसका। लिख लीजिए हेडिंग, नई पेंशन योजना की शुरुआत। क्या हाँ, युक्तिकरण मंत्रालय तो
वही तो बता रहा था अभी, जो मंत्रालय हैं उनमें क्या था, जो उसी से संबंधित, जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या था, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय क्या है कि प्रसारण का सबसे मुख्य उसका वो है, ठीक। तो उसके अंतर्गत जैसे प्रसार भारती आता है, रेडियो एफएम आता है, इस तरह के जो जितने भी अलग अलग विभाग बने थे उनको क्या किया गया, उसी में मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब मिला दिया गया, ठीक। उसके कारण क्या हुआ कि जो अनावश्यक विभाग बने थे उन विभागों को खत्म कर दिया गया, और उसका क्या हुआ कि जो उसी मंत्रालय के अधीन उनका काम होना शुरू हो गया। नई पेंशन स्कीम या योजना की शुरुआत 2004 लिख लीजिएगा, 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004। देखिए इसके अंतर्गत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2003 में सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2003 में सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2003 में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की 10 अक्टूबर 2003 में, ठीक। की स्थापना की, इसमें वर्ष 1 जनवरी 2004 में 1 जनवरी 2004 में नई पेंशन योजना एएम सहगल समिति लिखा हुआ सामने, एएम सहगल समिति की अध्यक्षता में, एएम सहगल समिति की अध्यक्षता में लागू की गई, एएम सहगल समिति की अध्यक्षता में लागू की गई जिसका उद्देश्य रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए रिटायरमेंट आय उपलब्ध कराना है, रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए रिटायरमेंट आय उपलब्ध कराना है। उपलब्ध कराना है, साथ ही नागरिकों को मतलब एक तरफ से पेंशन योजना कह सकते हैं, रिटायरमेंट आय उपलब्ध कराना है, बस इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक। रिटायरमेंट आय उपलब्ध कराना, मेन चीज ये है कि जो नई पेंशन स्कीम आई है, आप लोग देखे होंगे, नई पेंशन स्कीम में ये कहा गया कि 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति नया सरकारी कर्मचारी होगा सेना को छोड़कर, तो उसमें क्या होगा कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी बुढ़ापे में, ठीक है। और ये हुआ कि जो एक पीपीएफ फंड होता था, न्यू पेंशन स्कीम में क्या हुआ कि आपको एक पीपीएफ फंड बना दिया गया, उसमें क्या होगा कि एनपीएस बना दिया गया, ठीक। एनपीएस के लिए अलग से एक अकाउंट खुलेगा, उसमें सरकार आपका 10% आपकी सैलरी का हिस्सा काटेगी, उसमें 14% यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि आप 10,000 रुपये डाल रहे हैं तो सरकार क्या करेगी, 14,000 रुपये उसमें डालेगी, ठीक। आप 10,000 रुपये अपना निवेश कर रहे हैं उसमें, तो सरकार क्या करेगी उसमें 14% यानी कि कह सकते हैं कि 14,000 रुपये डालेगी, ठीक। और वो स्कीम में क्या होगा, उस पैसे को क्या किया जाएगा कि शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा, ठीक।
कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में लगाया जाएगा, उससे जो आमदनी होगी वो आपके अकाउंट में डेबिट होती रहेगी, क्रेडिट होती रहेगी, सॉरी क्रेडिट होती रहेगी, ठीक है। बुढ़ापे में क्या होगा, उसी आय का लगभग 60% आपको आय का आपको तत्काल रूप से प्राप्त हो जाएगा और शेष में जो बचेगा उसी में पेंशन बांध दी जाएगी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें क्या था कि सरकारी कर्मचारी जैसे रिटायर होते थे वैसे उनको क्या था कि 50% सैलरी उनकी पेंशन मिलना शुरू हो जाती थी। तो इससे होता क्या था कि सरकार को बहुत ज़्यादा भार का वहन करना पड़ता था। अब ये उस समय तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि 2004 के बाद के तो कोई था नहीं बहुत ज़्यादा, 2004 में ही योजना आई थी, कोई था नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं थी। अब जब नए कर्मचारी आए जैसे हम सब जैसे लोग, तो अब नए कर्मचारी आए हैं उनको अब पता चल रहा है 15-20 साल बाद कि क्या हमारे साथ किया गया। तो अब रोज़ सुबह शाम वो लोग हुआ अपना आंदोलन करते रहते हैं कि हमारी पेंशन उनको वापस दी जाए, ठीक। तो काफ़ी प्रज्वलंत मुद्दा है इसमें, काफ़ी मतलब इसका मेन काम क्या था कि सरकार के व्ययों में कटौती करना था, ठीक। अब कुछ और पॉइंट इसी तरह का लिख लीजिए, जैसे कि आप लोग लिख लीजिए 12वीं वित्त आयोग, जब आप लोगों को मैं वित्त आयोग शायद कल पढ़ाऊँ क्या 5वीं क्लास ना आप लोगों को फिजिकल पॉलिसी, कोशिश करूँगा कि कल वित्त आयोग और वो FRBM दोनों खत्म कर दो, ठीक। तो हालांकि वित्त आयोग में आप लोगों को 14वां और 15वां ही ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। फिलहाल आप लोग मिलाने के लिए हो सकता है, देख सकता है आप लोगों से कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका क्रम क्या, ठीक। तो जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे सी रंगराजन, नाम सुने इनका? रघुराम राजन नहीं है, सी रंगराजन। इनका किस किस में नाम सुना है आपने? कौन सुनी थी? गरीबी में भी रंगराजन का नाम सुना है ना, पॉवर्टी के लिए इन्होंने रिपोर्ट की। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या कहा था, सरकार जो केंद्र सरकार थी वो राज्य सरकारों को 2 प्रकार की सहायता प्रदान करती है, एक अनुदान, एक क्या था सहायता। अनुदान और सहायता में मैं आप लोगों को अंतर समझा ही चुका हूँ, किसी को जानने की जरूरत तो है नहीं, है। सहायता जो होती है वो क्या होता है कि आपको तो बता दो यार, किसी को याद है? भूल गया, 2 दिन में भूल गया जाता है, 1 हफ्ते में। तो देखिए अनुदान जो होता है वो किसी बिना उसको जो आपको जैसे कोई अब अनुदान देता है तो उसको वापस करने का उत्तरदायित्व आपके पास नहीं होता है। जो सहायता होती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसका जो डिपॉजिट होता है यानी कि रिटर्न आपको जो जमा करना होता है लॉन्ग रन का होता है, मैंने आपको बताया था। लॉन्ग रन का मतलब कि जो आपको जिसने पैसा वापस दिया है उसको आप दीर्घकाल में वापस करेंगे, ठीक। पहली इसकी कंडीशन क्या है कि जो आपको उधार मिला हुआ है उसको आप लंबे समय बाद वापस करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि लो इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज दर पर आपको वो चीजें मिलेंगी, ठीक। अनुदान में क्या होता है, जो आपको प्राप्त होता है वो आपकी आय होती है, उसको आपको वापस करने का उत्तरदायित्व नहीं होता है। किंतु सहायता जो होती है वो आपका एक तरफ से क्या होता है क्यों लौटाने का उत्तरदायित्व होता है, जो न्यूनतम ब्याज दर पर, न्यूनतम शुल्क पर, एक दीर्घ समय अवधि में मतलब पर्याप्त मात्रा में आपको समय मिल जाता है और आप लोग उसको वापस करते हैं, ठीक। तो जो 12वां वित्त आयोग था उसने क्या कहा कि राज्य सरकारों को अनुदान देना चाहिए ना कि सहायता, क्योंकि जो सहायता मिलती थी राज्य सरकारों को इसका राज्य सरकार बहुत मिसयूज करते, सरकार से ऋण मिल जाता था तो केंद्र सरकार से जब ऋण मिल जाता था तो उसको अनावश्यक व्यय करते थे, पॉलिटिकल इशू या फिर कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए, इस तरह की अनावश्यक गतिविधियों के लिए काफी व्यय किया जाता था। तो केंद्र सरकार ने मतलब 12वें वित्त आयोग ने कहा कि देखिए इनको सिर्फ अनुदान आप लोग दे दीजिए जिससे आपको वापस प्राप्त करने की कोई उत्तरदायित्व न रहे, और सहायता में क्या होता था कि धन बहुत ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता था, और अनुदान में क्या है आप एक लिमिटेड आप किसी को अनुदान देंगे तो एक सीमित मात्रा में देंगे, ऐसा तो है नहीं कि जिसको चाहेंगे, और उधार किसी को देंगे तो यदि सामने वाले की क्रेडिट है तो आप पर्याप्त मात्रा में किसी को उधार भी दे देंगे, ठीक। तो इसीलिए 12वें वित्त आयोग के 2 अध्यक्ष थे सी रंगराजन, उन्होंने क्या कहा कि राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में आप सहायता मतलब एक तरह से कह दीजिए फंड प्रोवाइड कराइए, सहायता के रूप में आप लोग फंड प्रोवाइड ना कराइए। इसको लिखाएं, लिखाने की जरूरत है नहीं, बस इतना लिख लीजिए कि
12वें वित्त आयोग के अगला पॉइंट है, पॉइंट को लिख लीजिए। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 12वें वित्त आयोग की 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऐसे लिख लीजिए, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन के अनुसार 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन के अनुसार राज्यों को सिर्फ अनुदान के रूप में फंड उपलब्ध कराना चाहिए। अनुदान के रूप में फंड उपलब्ध कराना चाहिए, सहायता के रूप में नहीं। सहायता के रूप में नहीं। अगला पॉइंट लिख लीजिए। जैसे सहायता जब राज्य मांगेंगे तो वो अपने मन से मतलब इतना हमें सहायता चाहिए, इतना बजट चाहिए। और अनुदान में तो जैसे सरकार अपने मर्जी से इतना बजट दे सकती है ना। तो सहायता में तो राज्य कितनी भी मांग कर सकते हैं, अनुदान में अपने विवेक अनुसार दे सकते हैं। केंद्र सरकार क्या करेगी भाई, आपके पास जो बजट है केंद्र सरकार के पास, उस विवेक के आधार पर आपको अनुदान देगी। सहायता में क्या होता था कि जो आप लोग मांगते थे उसमें सरकार को मजबूरी में, मतलब एक तरफ से कह सकते थे कि उसको देना पड़ता था, तो सरकार को कुछ अनावश्यक व्यय हो जाते थे, उससे क्या था कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में आती थी। ठीक है, इसलिए जो आप लोग जो फिजिकल डेफिसिट या फिर ये एफडी या फिर कह सकते हैं आरडी, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक, और ये फिर क्या है, एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। पढ़ाया है ना, इसको पढ़ाया हूँ मैं। और कौन सा पढ़ा था, वो कौन सा है? वही तो है ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव कैपिटल अच्छा, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें से क्या है, इसको इसकी जो डिफिनेशन को पढ़ना और इसको देखना, तो कुछ अंतर है क्या? इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये अलग से शो किया गया है इस बार 2022 के बजट से। मैंने तो खैर नहीं देखा था, फिलहाल मैं देख लूंगा। ये ऐसी बात है तो इफेक्टिव क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मेन चीज हम लोगों ने अभी तक जो घाटे थे तो 3 ही प्रकार के मैंने देखा, तो मुझे मिला नहीं है, मैं देख लूंगा एक बार। ये कुछ आप लोगों ने देखा, कुछ नया टर्म आया है, ठीक है। तो मैं घाटे में ही आया है ये, कोई घाटा गायब किया गया है क्या इनमें से? ये 4 है कि नहीं? ऐसे कि इफेक्टिव मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और राजस्व घाटा में और राजकोषीय घाटा है एंड फिजिकल वाला प्राइमरी है और एक से प्राइमरी में आता है। ये वाला ही तो होगा, ये वाला इफेक्टिव कैपिटल वाला। हाँ, यही तो कह रहे हैं, जो इसकी डेफिनेशन है यही चीज तो है इसमें। टर्मोलॉजी राज्यों को दिए वाले अनुदान को सब मतलब शामिल नहीं करेंगे, माइनस। तो यही तो डेफिनेशन मैंने इसकी लिखाई है, कोई दूसरा थोड़ी लिखाया है, कोई चीज नहीं। उसकी आप डेफिनेशन तो पढ़िए, वही तो इसलिए मैंने लिख के दिखाया ना। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि जो वही तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में, वो है क्या, इसी की डेफिनेशन ही तो है ये। इसको हम लोग माइनस कर देते हैं इससे, एफडी से, आरडी से, आरडी माइनस इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही तो होगा। एग्जांपल चेंज किया, हाँ एग्जांपल चेंज कर दिया होगा, कुछ दूसरा हो सकता है, मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया हो, बाकी उसकी वही होगा। टर्मोलॉजी से समझ में आ रहा है, मैं सोचा कुछ और नया टर्म आया उसके बाद। तो कहाँ था मैं, 12वां जो वित्त आयोग है उन्होंने क्या कहा कि आपको सहायता के रूप में ना देके अनुदान के रूप में देना चाहिए, ठीक।
अगला आप लोग देख लीजिए जीरो शून्य बजट देख लीजिए, शून्य तथा परिणाम बजट, शून्य तथा परिणाम बजट, इसके बारे में हम लोग आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। बस खाली आप लोग हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए, मतलब अपना पॉइंट डालकर छोड़ दीजिए। शून्य तथा परिणाम बजट, इसको इसलिए दिखा दिया हूँ कि आप लोगों से पूछ सकता है कि जो शून्य, अक्सर आप लोगों से पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बजट ऐसे हैं जो आपके व्यय संबंधी सुधारों में कमी लाते हैं, ये युक्तिकरण करते हैं। तो उनमें से आप लोग एक बजट, आप जब कई बजट आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ, आज ही बताऊंगा, तो उसमें से जो शून्य बजट है या परिणाम बजट है, ये क्या है, व्यय के युक्तिकरण के लिए। ठीक, व्यय के मतलब क्या, टर्म्स ऑफ कंडीशन तो होता है, टर्म्स ऑफ कंडीशन तो मतलब शून्य तथा परिणाम बजट ये अलग है, शून्य बजट अलग है और परिणाम बजट अलग, दोनों अलग अलग बजट। मैं बताऊंगा भी, दोनों विस्तार से बताऊंगा, काफी लंबा समय लगेगा इसमें, बताऊंगा भी लिखाऊंगा भी, ठीक है, तो काफी लंबा समय लगेगा इसमें, इसलिए इसको बस आप लोग बजट आप हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग बजट, इसको समझिए नहीं, हेडिंग बस वैसे छोड़ दीजिए ना, पढ़ाएंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, बस खाली आप लोग हेडिंग डालिए बजट, बजट के बारे में बताएंगे, बजट क्या होता है, कोई बताएगा बजट किसे कहते हैं, क्या है बजट? किस चीज का लेखा जोखा होता है? हाँ, बैठ जाइए। मतलब क्या है बजट, क्या है, एक वित्तीय वर्ष में क्या है जो हमारी आय और व्यय है उनका लेखा जोखा होता है। ठीक, किस आर्टिकल नंबर किस पर है इसका उल्लेख, क्या लिखा हुआ उसमें, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका मतलब ये है, आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन, वैसे बहुत कॉमन है कि आप लोगों से पूछा जाए, कभी भी हमारे जो संविधान है वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है बजट का, कहीं उल्लेख नहीं है, बजट की जगह पे लिखा हुआ है आर्टिकल 112 पे वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, मैं आप एक दो चीजें और आपको बता दूं, इसमें जो बजट होता है जिस दिन पेश किया जाता है वो आगामी वर्ष के लिए एक अनुमान होता है। ठीक, जो आपकी एस्टिमेट किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि आपके कितने व्यय किए जाएंगे, उसका वास्तविक चीजों से कोई संबंध नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है, जिस दिन आपका बजट जारी किया जाता है, आप लोग देखते होंगे उसमें दो पक्ष बैठे रहते हैं, एक तो मेज थपथपा रहे होते हैं और दूसरे बस ऐसे किए बैठे रहते हैं। उस दिन क्या होता है, किसी भी प्रकार की वाद विवाद की अनुमति नहीं होती। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जब बजट पेश किया जाता है तो सामने वाले जो विरोध विपक्ष वाले होते हैं सिर्फ बैठ के सुनते बस हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वो बस सुनते रहेंगे। उसमें बजट और बजट के अकॉर्डिंग पॉलिसी हाँ, मतलब क्या है, तो एक तरफ से अनुमानित तो पॉलिसी है जो उन्होंने साल भर के लिए जो लेखा जोखा तैयार किया है, साल भर के लिए जो जिन जिन क्षेत्रों में उनको बारिश होने लगी क्या, जिन जिन क्षेत्रों में उनको व्यय करना है, जो पॉलिसियां लानी है, जो उनको नीतियां बनानी है, रणनीतियां बनानी है, उसके बारे में वो क्या करते हैं कि आपको एक वर्ष का लेखा जोखा तैयार करके प्रोफार्मा प्रस्तुत करते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो क्या चीज होती है, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट से 2 दिन पहले पेश किया जाता है। हाँ, 1 दिन पहले पेश किया जाता है। क्या होता है वो, किया हुआ मतलब आर्थिक सर्वे जो है वो क्या होता है, जो आपके जो अर्थव्यवस्था में हमारा एक वर्ष में जो भी हमने खर्च किए, जो उसका क्या परिणाम आया है, ठीक है, जो हमारी कर की दरें क्या थी, उसका क्या स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का क्या दर है, अर्थव्यवस्था की क्या रेट है, समृद्धि की क्या दर है, ठीक है, विकास का क्या दर है, कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, कितने लोग कम अंदर गए, या फिर कितने लोग बेरोजगारी से बाहर हुए, हर तरफ से कह सकते हैं जो जितनी भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इन सब सारी चीज़ों का जो गतिविधियां हैं उनका जो एक वर्ष में जो लेखा जोखा हुआ रहता है उसको जो प्रस्तुत किया जाता है वो आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, और उसके जस्ट अगले दिन क्या होता है, हम लोग जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें क्या होता है, अनुमान लगाए जाते हैं कि अब अगले साल क्या करेंगे, ये व्यय करेंगे। ठीक, तो अब इसके अंतर्गत आप लोग चीजें
में नहीं है जो आप लोगों को शायद जानकारी ना हो। बजट शब्द के स्थान पर लिख लीजिए उसी बजट हेडिंग डालकर। बजट शब्द के स्थान पर भारतीय संविधान के बजट शब्द के स्थान पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख, वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख प्रोफेसर शंकराचार्य समिति ने, प्रोफेसर शंकराचार्य समिति ने प्रोफेसर शंकराचार्य समिति ने वित्तीय वर्ष को कैलेंडर वर्ष में लागू करने की सिफारिश की थी। कैलेंडर वर्ष में लागू करने की सिफारिश की थी। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, कई बार पूछा भी गया है एग्जामों में, खासतौर से जब आप लोग एंट्रेंस एग्जाम कहीं देने जाते हैं पीएचडी के लिए फिर कहीं और के लिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या फिर पीसीएस में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वो कौन सी समिति है जो बजट को वित्तीय वर्ष में कैलेंडर वर्ष में मतलब मर्ज करने के लिए बात की थी। बजट वर्ष कितने से कितना होता है? फाइनेंशियल ईयर किसे कहा जाता है? 31 मार्च। तो शंकराचार्य जी ने जो समिति थी इन्होंने क्या कहा था, बजट को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लिख लीजिए आगे, जिसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया, जिसको सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। अगला इसी में लिख लीजिए, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जो वित्तीय वर्ष को कैलेंडर वर्ष में, जो वित्तीय वर्ष को कैलेंडर वर्ष में प्रस्तुत करता है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, बजट का वर्गीकरण, बजट का वर्गीकरण। नहीं, इसके आगे आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा एक पॉइंट और छूट रहा है। बजट को वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग, इकोनॉमिक डिवीजन जिसे कहते हैं, वित्त मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इकोनॉमिक डिवीजन यानी कि आर्थिक विभाग बजट प्रस्तुत करने के लिए तथा उसे बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति के आदेश पर प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट किसके अधीन काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इकोनॉमिक डिवीजन है, वैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। बजट को प्रस्तुत करना किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि आर्थिक मंत्रालय के अधीन जो इकोनॉमिक डिवीजन है यानी कि आर्थिक विभाग है, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। और जो वित्त मंत्री है वो राष्ट्रपति के आदेश पर इसको प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं, तब वित्त मंत्री द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब आप लोग डाल लीजिए बजट का वर्गीकरण। बजट का वर्गीकरण निकाल लीजिए। बजट का आर्थिक एवं राजनैतिक वर्गीकरण। बजट का आर्थिक एवं राजनैतिक वर्गीकरण। इसके आधार पर भारत ने इसके आधार पर भारत ने 1957-58 बजट के आर्थिक वर्गीकरण को अपनाया। बजट के आर्थिक वर्गीकरण को अपनाया जो यूनाइटेड नेशन 1950 के जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन 1950 के अधीन 1950 के अधीन लागू किया गया था। अगला आर्थिक वर्गीकरण में आप लोगों को बता दूं, जो अर्थव्यवस्था से जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे आपकी कृषि हो गई, सिंचाई हो गया, या फिर इसी तरह के रोड हो गए, या फिर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां समझ रहे हैं, जितनी भी आर्थिक चीजें, आर्थिक पहलुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता था, उससे आधार पर क्या किया गया 1957-58 में मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप लोगों से पूछा जा सकता था कि बजट का जो आर्थिक वर्गीकरण है कब अपनाया गया। ठीक है, 1957-58 का जो डेट है, और ये पूछा जा सकता है कि किस पर आधारित है, मतलब ये कहाँ से लिया गया। जैसे होता नहीं है, पूछे हैं कि ये चीज़ कहाँ से ली गई, जैसे आप लोगों से फंडामेंटल राइट्स पूछ लिया जाता है, या फिर कह दिया जाता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये कहाँ से लिया जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि रसिया से, जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, रसिया से लिया गया था। ठीक, नीति निर्देशक तक तो कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। उसी प्रकार जो आर्थिक वर्गीकरण है ये कहाँ से लिया गया था, यूनाइटेड नेशन 1950 के आर्थिक और राजनीतिक वर्गीकरण के आधार पर इसको वहां से ही लिया गया था। ठीक, अगला पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। तथा 1967-68 में बजट के कार्यात्मक वर्गीकरण को शामिल किया गया था। बजट के कार्यात्मक वर्गीकरण को शामिल किया गया था। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भागीदारी बजट, पार्टिसिपेटरी बजट, भागीदारी बजट। नंबर 1 पॉइंट लिखते जाइए, भागीदारी बजट। भागीदारी बजट है क्या,
इस बजट के अंतर्गत, रुक जी लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ, दिखाऊंगा थोड़ी देर। इस बजट के अंतर्गत क्या था कि आप लोगों ने विकेंद्रीकरण प्रणाली पढ़ी है? विकेंद्रीकरण प्रणाली पढ़ी है? क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप आप रोज पढ़े होंगे। टॉप टू बॉटम को कहते हैं विकेंद्रीकरण। ऊपर से नीचे तक निचले स्तर तक, मतलब कोई भी मतलब जैसे उल्टा नहीं बता रहे हो, केंद्रीकरण नीचे से ऊपर होता है ना। कौन बोला है नीचे से ऊपर वाला? ऊपर से नीचे सर, विकेंद्रीकरण में नीचे से ऊपर होता है महाराज, ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब केंद्रीकरण में ऊपर से नीचे होता है। विकेंद्रीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसमें क्या होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आपसे भागीदारी बजट का मतलब यह है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो समाज के स्थानीय वर्ग के लोग हैं, या फिर नगर निकाय के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, इनसे जो जब आप लोग सलाह लेते हैं तो सलाह मशविरा के आधार पर आपसे रिकमेंडेशन मांगी जाती है, अनुशंसा मांगी जाती है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और उन विचारों के आधार पर जब बजट तैयार किया जाता है तो उस बजट को क्या कहते हैं? भागीदारी बजट कहते हैं। ठीक, समझ में आया भागीदारी बजट क्या है? आपके स्थानीय निकाय, जो आपके ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, नगर निकाय के जो सभासद हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, इन सब लोगों से जब आपके अनुशंसा मांगी जाती है, रिकमेंडेशन मांगी जाती है, और उस आधार पर जब बजट को तैयार किया जाता है, उस बजट को क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटरी बजट या भागीदारी बजट। ठीक, लिख लीजिए इसको। भागीदारी बजट एक ऐसी बजट प्रणाली है, भागीदारी बजट एक ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें भागीदारी बजट एक ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, भागीदारी बजट एक ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया एक स्थानीय क्षेत्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया एक स्थानीय क्षेत्र के सामान्य व्यक्तियों को, एक स्थानीय क्षेत्र के सामान्य व्यक्तियों को इस बात का अवसर प्राप्त होता है कि सामान्य व्यक्तियों को इस बात का अवसर प्राप्त होता है कि इस बात का अवसर प्राप्त होता है कि ये निर्णय ले सकेगी, ये निर्णय ले सकेगी, ये निर्णय ले सकेगी एक स्थानीय निकाय के स्तर पर, ये निर्णय ले सकेगी एक स्थानीय निकाय के स्तर पर आवंटित कोषों, स्थानीय निकाय के स्तर पर आवंटित कोषों अथवा बजट का आवंटन, अथवा बजट का आवंटन किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है। यूपीएससी में 25 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में आप लोगों के लिए लिखने के लिए आ सकता है कि भागीदारी बजट क्या है। फिर इसको शब्दावली जो है इसकी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका इसमें उसमें काफ़ी जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें जो जो घरेलू स्तर से संबंधित है सारी चीज़ों को समाहित किया हुआ है। ठीक, ठीक, आगे लिखिए इसके अंदर। इस बजट प्रणाली में, इस बजट प्रणाली में नागरिकों को यह अनुमति प्राप्त होती है, इस बजट प्रणाली में नागरिकों को यह अनुमति प्राप्त होती है कि वे कार्यक्रमों को चिन्हित करें। यह अनुमति प्राप्त होती है, नागरिकों को यह अनुमति प्राप्त होती है कि वे कार्यक्रमों को चिन्हित करें, वे कार्यक्रमों को चिन्हित करें
कामा प्राथमिकताओं का निर्धारण करें। कामा प्राथमिकताओं का निर्धारण करें कि धनराशि का व्यय किस प्रकार किया जाना चाहिए। कि धनराशि का व्यय किस प्रकार किया जाना चाहिए। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट, हिंदी में इसको यही कहते हैं। लाइन आइटम बजट। देखिए इसके अंतर्गत यह एक ऐसी बजट प्रणाली है, यह एक ऐसी बजट प्रणाली है ये एक ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें बजट के विभिन्न वित्तीय मदों को ये एक ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें बजट के विभिन्न वित्तीय मदों को बजट के विभिन्न वित्तीय मदों को एक समूह के रूप में, जिसमें बजट के विभिन्न वित्तीय मदों को, मदे मतलब समझ रहे हैं ना, आइटम जिसे कहते हैं, विभिन्न वित्तीय मदों को एक समूह के रूप में, एक समूह के रूप में शीर्षकवार या विभागवार, एक शीर्षकवार या विभागवार, शीर्षकवार या विभागवार, शीर्षकवार या विभागवार व्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत वित्तीय आंकड़ों को, इसके अंतर्गत वित्तीय आंकड़ों को विगत लेखांकन अवधि के लिए, इसके अंतर्गत वित्तीय आंकड़ों को विगत लेखांकन अवधि के लिए और साथ ही साथ वर्तमान तथा आगामी लेखांकन अवधि के लिए, वर्तमान तथा आगामी लेखांकन अवधि के लिए भी तुलनात्मक रूप से, आगामी लेखांकन अवधि के लिए भी तुलनात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, तुलनात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, तुलनात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। यह मूलतः एक परंपरागत बजट प्रणाली है। यह मूलतः एक परंपरागत बजट प्रणाली है। ठीक है, इतना छोड़ दीजिए। लाइन आइटम बजट का मतलब यह है कि जितने भी व्यय हैं उनको अलग अलग विभाग जो होते थे, ठीक है, उनको एक क्रम में रख के, जैसे हमारा कौन सा विभाग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कौन सा विभाग इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका कह सकते हैं कृषि विभाग हो गया, इंडस्ट्रियल अलग से जो डिपार्टमेंट है, जो फिर इसी तरह के जो अलग अलग जो आप लोग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कुछ विभाग, या फिर जो भी इस तरह के जो काफ़ी विभाग पाए जाते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन आते हैं, ठीक है, उन विभागों में जितने भी व्यय किए जाते हैं उनको एक पंक्तिवार, एक तरफ से कह सकते हैं क्रम के रूप में निर्धारित करके और उसमें से व्यय का आकलन किया जाता था। इसमें क्या था कि जो पिछले व्यय होते थे और जो वर्तमान व्यय है, इनमें से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कौन से व्यय हमारे कैसे मतलब पिछले साल के व्यय कैसे रहे, इस साल हम उस मद पे कितना खर्च करेंगे। पिछले साल जैसे आप लोग देखते होंगे स्वास्थ्य पर सरकार के द्वारा इतना व्यय किया गया, मनरेगा पर इतना व्यय किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर इतना व्यय किया गया, जनधन योजना पर इतना व्यय किया गया, ठीक, रक्षा क्षेत्र पर इतना व्यय किया जाएगा, सब्सिडी पर इतना अनुदान दिया जाएगा। ये सब क्या है, अलग अलग विभाग, ठीक, सहायता का अलग विभाग है, सब्सिडी का अलग विभाग है, रक्षा क्षेत्र का अलग विभाग है, स्वास्थ्य का अलग विभाग है, कृषि का अलग विभाग है, जनधन योजना, ये सब सारी चीजें, मनरेगा का अलग विभाग बना हुआ है। तो ये सब सारी चीजों में एक
एक तरफ से एक क्रम बना के उनमें जो तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता था उसके आधार पर जब बजट प्रस्तुत किया जाता था तो उसको लाइन आइटम बजट कहते हैं। ठीक, ये बजट में क्या सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसकी डिफिनेशन के बारे में, एक दो लाइन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आते हैं तो लाइन आइटम बजट की डिफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शनल में मतलब उसमें दिया जा सकता है, कह सकते हैं जो मल्टीपल उसमें आता है फूट में लाने के लिए। तो ये परंपरागत बजट प्रणाली का एक तरफ से कह सकते हैं कि एक उपागम है। प्राचीन जो पहले बजट प्रणाली प्रस्तुत की जाती थी वो लाइन आइटम बजट पर ही आधारित होती थी। ठीक, तो आप लोग इसको परंपरागत बजट प्रणाली के अंतर्गत इसको याद रखेंगे। अब आप लोग अगली हेडिंग डालिए, निष्पादन बजट। निष्पादन परफॉर्मिंग बजट जिसे कहते हैं, निष्पादन बजट, निष्पादन बजट। देखिए इसके अंतर्गत 1949 में अमेरिका के हूवर आयोग ने, हूवर आयोग लिखा हुआ हूवर आयोग ने इस बात पर बल दिया था, हूवर आयोग ने इस बात पर बल दिया था, इस बात पर बल दिया था यदि बजट में व्यय के विभिन्न मदों के साथ साथ बजट में व्यय के विभिन्न मदों के साथ साथ उनकी उपलब्धियों मदों का मतलब ऐसे मत नहीं है यार, चुनाव में हम लोग लग रहे हैं। ये मदों मतलब होता है आइटम्स। अब हिंदियों में दिक्कत है, समस्या है। मदे मतलब ये वाला तो बताया था ना, कई बार बोला हूँ, इंग्लिश बोला हूँ, आइटम्स जिसे कहते हैं। क्या लिखे आप लोग, मदों के साथ साथ उनकी उपलब्धियों अथवा निष्पादन का भी उल्लेख कर दिया जाए तो मदों के साथ साथ इनकी उपलब्धियों अथवा निष्पादन का उल्लेख कर दिया जाए तो इसे विश्लेषणात्मक दृष्टि से अधिक उपयुक्त कहा जाएगा। विश्लेषणात्मक दृष्टि से अधिक उपयुक्त कहा जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 70, 78, 69 मत समझ रहे हैं, ठीक है। कौन बड़ा होता है 70, 78, 69 में है, समझता है 78। जब एक दो में पढ़ते तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था अपने दोस्तों से, है ना। 70, 78, 69 में कौन सा बड़ा होगा, 87, 88, 79 क्या था। अरे वो ठीक है, मतलब इसी तरह के कुछ ठीक है। क्या है 1969 में प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी कि हम लोग भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1969 में यह अनुशंसा की थी
इस बजट प्रणाली को भारत में भी अपनाया जाना चाहिए। इस बजट प्रणाली को भारत में भी अपनाया जाना चाहिए। इसे 1970-71 चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया। चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया 70-71 में चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया। तब 1975-76 में तथा 1975-76 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में 1975-76 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में यह अपना लिया गया। सबसे पहले कब अपनाया गया था? 1970-71 में अपनाया गया सबसे पहले, ठीक है। और 75-76 में चरणबद्ध तरीके का मतलब समझ रहे हैं? कुछ मंत्रालयों में, कुछ विभागों में जब चालू किया जाता है तो उसको चरणबद्ध तरीके से कह देते हैं, ठीक है। और जब पूरी तरह से अपनाया गया, कब अपनाया गया? 1975-76 में। आप लोगों ने एक चीज और लिखा हुआ है, प्रशासनिक सुधार आयोग, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 1966 पे, ठीक है। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। क्या? मोरारजी देसाई, इसको मोर रजाई देसाई कहते थे। मजाक में लोग ये भी कहते थे मोर रजाई देसाई, ठीक है। तो मोरारजी देसाई जो इसके क्या थे कि प्रथम अध्यक्ष थे। 1969 में इसके द्वितीय अध्यक्ष बने P.H. हनुमंतैया। कैसे लिखा जाए? P.H. हनुमंतैया, ये 1969 में अध्यक्ष थे। इन्होंने रिकमेंड किया था, ये हनुमंतैया ने रिकमेंड किया था इसके लिए कि निष्पादन बजट जो है भारत में लागू किया जाना चाहिए। तो आप लोगों के पास 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? 1966 में। किसने, उसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम? मोरारजी देसाई, ठीक। फिर 1969 में K.H. हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने, ठीक। और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया कि जो निष्पादन बजट है वो भारत में चरणबद्ध तरीके से, मतलब भारत में शुरू किया जाना चाहिए। इसकी वजह से 1970-71 में क्या हुआ कि चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया विभिन्न कुछ विभागों में, कुछ मंत्रालयों में। और 1975-76 में क्या हुआ, इसको पूरे सभी विभागों मंत्रालयों में शामिल किया गया, ठीक है। लिख दीजिए इसके अंतर्गत। इसमें केवल पैराग्राफ लिख लीजिए। इसमें केवल परंपरागत बजट की भांति, इसमें केवल परंपरागत बजट की भांति वित्तीय प्राप्तियां तथा व्यय का ही नहीं विवरण प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय प्राप्तियां तथा व्यय का ही नहीं विवरण प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उसके विभिन्न क्रियाकलाप के साथ
कल की उसके विभिन्न क्रियाकलाप के साथ कल की उसकी विभिन्न क्रियाकलाप के साथ वांछित परिणाम तथा वास्तविक प्रतिफलों की वांछित परिणाम तथा वास्तविक प्रतिफलों की तुलना करके वांछित परिणाम तथा वास्तविक प्रतिफलों की तुलना करके वांछित परिणाम तथा वास्तविक प्रतिफलों की तुलना करके निष्पादन बजट का मूल्यांकन करते हैं। निष्पादन बजट का मूल्यांकन करते हैं। निष्पादन बजट का मूल्यांकन करते हैं। ठीक, निष्पादन बजट का मतलब यह है परफॉर्मिंग कि आपने जो अभी तक जितना बजट में जितना व्यय किया हुआ है उन व्ययों का क्या उसमें क्या विश्लेषण प्राप्त हुआ है, क्या सच में जो सरकार ने व्यय किया है। तो सरकार को ये आगाह करना चाहिए, सरकार को ये दिखाना चाहिए कि हाँ हमने फला फला विभाग में फला क्षेत्र पे इतना व्यय किया हुआ है। क्योंकि जब आपको बजट प्रस्तुत किया जाता है वो क्या है, एक अनुमान होता है कि हम ऐसा ऐसा व्यय करेंगे। निष्पादन बजट में क्या होता है, ये देखा जाता है कि क्या सरकार ने सच में इस क्षेत्र में इस विभाग में क्या इसको व्यय किया है, उसका क्या विश्लेषण प्राप्त हुआ, क्या उसके परिणाम प्राप्त हुए। इन सब सारी चीज़ों का जब अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, निष्पादन बजट कहते हैं। इसको अमेरिका के हुअर आयोग ने सर्वप्रथम 1950 में क्या किया था, लागू किया था। वहीं से हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट लिया। जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने विश्लेषण किया, अध्ययन किया और देखा कि इसको हमारे भारत देश में भी लागू किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे देश की जो कार्य प्रणाली है वह बेहतर हो सके। ठीक, कार्य प्रणाली का मतलब ये है कि जो हमारे मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो क्या है सुचारू रूप से कार्य कर सकें, सही दिशा निर्देशन पर कार्य कर सकें। इसके लिए क्या हुआ कि निष्पादन बजट का हमारे जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक कॉन्सेप्ट दिया जो 70-71 में शुरुआत किया गया। एक एक पॉइंट एक एक इसका जो आप लोगों को आपको लिखाया जा रहा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जो डेटाबेस चीजें हैं, एक एक कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यदि बजट के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। अभी आप लोग ये निकाल लीजिए परिणाम बजट, आउटकम बजट किसे कहते हैं, परिणाम बजट, आउटकम बजट। हाँ, इसकी एक ही लाइन देखो, आउटकम यानी परिणाम, परिणाम बजट को 2005-6 में ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। परिणाम बजट को 2005-6 में कब आया ये पूछा जा सकता है अक्सर कि परिणाम बजट को कब लाया गया, कब लागू किया गया, 1905 में। ठीक, परिणाम बजट को 2005-6 में पी चिदम्बरम ने, पी चिदम्बरम नाम नहीं सुने हैं क्या, पी चिदम्बरम ने परिणाम बजट को 2005 में पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। इसे व्यय पूर्व उपकरण भी कहते हैं, प्री एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट।
परिणाम बजट को व्यय पूर्व यंत्र भी कहा जाता है। परिणाम बजट को व्यय पूर्व यंत्र भी कहा जाता है। परिणाम बजट को व्यय पूर्व यंत्र भी कहा जाता है। जहां सामान्य बजट में विभिन्न आवंटनों का निर्धारण किया जाता है। जहां सामान्य बजट में विभिन्न आवंटनों का निर्धारण किया जाता है। जहां सामान्य बजट में विभिन्न आवंटनों का निर्धारण किया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए। जहाँ सामान्य बजट में विभिन्न आवंटनों का निर्धारण किया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से उपयोग में लाया जाएगा, कि उन्हें किस प्रकार से उपयोग में लाया जाएगा, जहाँ बजट पूर्व अवधि में नहीं समझ आ रहा क्या? आ रहा है। जहाँ बजट पूर्व मतलब लिख रहे हैं ना, अभी सही लिख रहा हूँ, मैं समझाऊंगा। जहाँ बजट पूर्व अवधि में भौतिक परियोजनाओं को वित्तीय आकारों में परिवर्तित किया जाता है। वित्तीय आकारों में परिवर्तित किया जाता है। वहीं परिणाम बजट में कोषों के वास्तविक आवंटन पर, कोषों को जो फंड है, कोषों के वास्तविक आवंटन के आधार पर वित्तीय आकारों को पुनः भौतिक आकारों में परिवर्तित किया जाता है। वित्तीय आकारों को परिवर्तित किया जाता है। पुनः भौतिक आकारों को क्या लिखते हैं? आकारों में परिवर्तित। वित्तीय आकारों को पुनः भौतिक आकारों में परिवर्तित किया जाता है। अगला एक लाइन और लिख लीजिए। यह बजट सरकार की व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रभावशाली मार्ग है। यह बजट सरकार की व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रभावशाली मार्ग है, जो सरकार के क्रियाकलापों की वित्तीय क्रियाकलापों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह सरकार की क्रियाकलापों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
देखिए आप लोगों ने 3 प्रकार के बजट पढ़े। एक सामान्य बजट होता है, एक निष्पादन बजट आप लोगों ने पढ़ा, और एक क्या है, परिणाम बजट। पहले आप लोग जान ले परिणाम बजट है क्या। परिणाम बजट में मान लीजिए सरकार ने क्या कहा कि हमको क्या करना है कि 100 वृक्ष लगाने हैं। ठीक, हमको क्या है, मान लीजिए कि किसी 100 वृक्ष लगाने हैं। तो ये क्या है आपका भौतिक आकार, भौतिक चीजें हैं उसमें कि वृक्ष लगाने हैं, तो भौतिकता से संबंधित है वो कि 100 वृक्ष आपको लगाए जाने। ठीक, अब जो ये 100 वृक्ष लगाए जाएंगे इसमें खर्च कितना आएगा। तो जो 100 वृक्ष लगाए जाएंगे, मान लीजिए कि एक वृक्ष को लगाने में 10 रुपए खर्च आएगा। ठीक, तो जो 10 रुपए खर्च आएगा तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 रुपए हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, भौतिक से क्या हुआ, हमने क्या किया, वित्तीय आकार में परिवर्तित किया। पहले हमारा जो टारगेट था, जो लक्ष्य था 100 वृक्ष लगाने का, ये क्या है हमारा भौतिक आकार, फिजिकल टाइप से उसका। ठीक है, लेकिन जो 100 वृक्ष लगाने के लिए हम जो 1000 रुपए खर्च करेंगे, ये भौतिक आकार को किसमें हम परिवर्तित कर रहे हैं, वित्तीय आकार में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक, धन के रूप में हम लोग उसको परिवर्तित कर रहे हैं। तो अब हमारा कितना हो गया, 1000 रुपए, मतलब हमने ये मान लिया कि 100 वृक्ष लगाने के लिए हमको 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अभी जो 1000 रुपए में हो सकता है 100 की जगह 80 वृक्ष लग पाए या 70 वृक्ष लग पाए। ठीक, तो ये जो 70 वृक्ष लगेंगे, 80 वृक्ष लगेंगे, उसके लिए कितना खर्च होगा, लगभग मान लीजिए 70 वृक्ष लगेंगे तो कितना खर्च होगा, 700 रुपए। तो 70 वृक्ष जब लग जाएंगे तो पुनः वित्तीय आकार से क्या होगा, हम लोग भौतिक आकार के रूप में आए कि नहीं। यही आपको उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले भौतिक आकार से वित्तीय आकार के रूप में जाते हैं और वित्तीय आकार से पुनः फिर क्या है, भौतिक आकार के रूप में आ जाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है, जो आप लोगों ने लिखा है प्री एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट है, ये व्यय पूर्व उपकरण है। दूसरा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको कब आया, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो 2005-6 में अरुण जेटली द्वारा, सॉरी पी चिदम्बरम द्वारा क्या किया गया, इसको प्रस्तुत किया गया 2005-6 में। ठीक, व्यय पूर्व उपकरण है। सामान्य बजट में जो हमारा होता है, ये क्या होता है, वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, ये क्या है, निष्पादन बजट, जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है उस समय इसको प्रस्तुत किया जाता है। और जो परिणाम बजट होता है वो क्या होता है कि वित्तीय वर्ष के पहले प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ये है कि जब 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है, तो 2023 के जो मार्च का जो समय होगा उस समय क्या है कि परिणाम बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, ये क्या है, व्यय पूर्व है। हम अनुमान अगले साल के लिए लगाते हैं, लेकिन जो हमारे परिणाम आते हैं वो पिछले साल के रहते हैं। तो परिणाम बजट इनको इसीलिए कहा जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है, इसको क्या कहते हैं, ये पिरामिड भी कहते हैं क्या इसको। तो ये यहाँ पे हम लोग इसको पिरामिड के रूप में देखते हैं कि ये जो हमारा जो 3 बजट है, इनको एक ट्रिपल आइडेंटिटी या कह सकते हैं कि ट्रिपल आइडेंटिटी, यानी कि एक तरफ से प्रिज्म का कार्य करते हैं। तीनों बजटों का युक्तिकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सरकार के व्ययों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सरकार के द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उनको किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। तो आप लोगों से जो मुख्यतः पूछा जा सकता है कि ट्रिपल आइडेंटिटी में कौन कौन से बजट शामिल हैं, या ट्रिपल जो एक तरफ से कह सकते हैं कि त्रिकोणीय बजट में कौन कौन से बजट शामिल हैं। तो क्या है, सामान्य बजट है, निष्पादन बजट है, एक परिणाम बजट। तीनों के बारे में आप लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। मैंने बताया दिए कि कौन कौन से अलग अलग ये बजट है। ठीक, लिखना है इसको, सामान्य बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है ये लिखने की जरूरत है नहीं। निष्पादन बजट ये बजट के वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत किया जाता है, ये वित्तीय वर्ष के पूर्व में प्रस्तुत किया जाता है, ये वित्तीय वर्ष के आगामी अनुमानों का प्रस्तुतिकरण होता है इसमें। ठीक, आपको समझ में आ रहा है, बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कि समय का अभाव है। एक बजट आप लोगों को भी और पढ़ना है, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट। ये आप लोगों से क्वेश्चनों में मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लिखाने का मेन मतलब मेरा यही है कि पहली बात कि आप लोगों को भूल जाएगा 2 दिन में, तो कम से कम पलटेंगे तो याद रहेगा। ठीक,
एक अर्थशास्त्री थे सीपी वेस्टवेल, शून्य आधारित बजट। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, शून्य आधारित बजट। और भी बहुत सारे बजट हैं। लैंगिक बजट होता है, लैंगिक बजट का नाम सुने आप? जेंडर बजट सर्वप्रथम किस देश ने पारित किया था? नाम ही नहीं सुने हैं तो बाकी क्या बताएंगे कब पारित किया गया था? 1882 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा लैंगिक बजट प्रस्तुत किया गया था। अभी मैं बता चलो लिखाऊंगा, कल लिखा दूंगा इसके बारे में। अभी आप लोग खाली शून्य आधारित बजट पढ़िए। देखिए मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोगों को एग्जाम में पीसीएस कभी कभी इस तरह को पढ़ा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि हो सकता है इसका नाम दे दे, इसलिए मैं इसका नाम लिखाया हूँ। बाकी इसका औचित्य नहीं है कि सीपी वेस्टवेल कौन थे। लेकिन सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो थे सीपी वेस्टवेल। ठीक है, एग्जाम में मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए आप लोगों से। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन किसने किया था, वो थे पीटर पायर। पीटर पायर ने 1969 में क्या किया था कि शून्य आधारित बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक, अब मैं समझा दे रहा हूँ पहले, फिर इसके बाद लिखा दूंगा, क्योंकि लिखाने में मैं आप लोगों को कई ऐसे डेटा लिखाऊंगा कि आप लोगों को लिखते लिखते बोर हो जाएंगे डेटा। ठीक है, पहले इसको सीपी वेस्टवेल ने पारित किया, फिर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन के 2 अर्थशास्त्रियों ने, हिल्टन यंग और एक और यंग है करके, उन्होंने भी इसको पारित किया। फिर इसके बाद ब्रिटानिया लिमिटेड कंपनी और एक यूनियन कार्बाइड कंपनी जो भारत की थी, उसने इसको पारित किया। फिर अलग अलग विभागों मंत्रालयों में इसको पारित किया गया। फिर एक उसके सुनियोजित ढंग से पूरे विभागों मंत्रालयों में उसका अलग से पारित किया गया। तो इन सब का डेटा मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। उसके पहले आप लोगों को ये बता दूं कि शून्य आधारित बजट है क्या। इसको सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है, सनसेट। इसको सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। सूर्यास्त बजट है क्या? इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बजट जारी करते हैं तो विभिन्न विभाग और विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग व्यय का लेखा जोखा किया जाता है जब बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो शून्य आधारित बजट का ये आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि ये क्या है, व्यय के युक्तिकरण के लिए एक माध्यम है। यानी कि व्ययों का उचित उपयोग करने के लिए हमको शून्य बजट, आप लोगों ने लिखा भी है पॉइंट जब आप कह रहे थे कि इसको हेडिंग डाल के छोड़ दें। तो शून्य आधारित बजट में क्या होता था कि जो विभिन्न विभाग हैं, जो विभिन्न मंत्रालय हैं, उनमें से जो व्यय किए जाते थे, उनमें से अब हमको ये देखना है कि क्या ये व्यय इस साल किए जाने चाहिए। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? क्या ये व्यय इस साल किया जाना चाहिए? क्या ये व्यय इस साल किया जाएगा तो इसका क्या परिणाम मिलेगा, क्या इसका उसका क्या विश्लेषण होगा। ठीक, ये व्यय यदि हम नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। जब इन सब सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है, हर विभाग से, हर मंत्रालय से अलग अलग ये चीज़ का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है कि क्या हम जो पिछले साल से जो खर्चे करते चले आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग क्या है कि शिक्षा पर खर्च करते चले आ रहे हैं, स्वास्थ्य पर खर्च करते चले आ रहे हैं, सब्सिडियों पर खर्च करते चले आ रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग शिक्षा पर, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि क्षेत्र हो गई, मनरेगा हो गई, इन सब सारी चीज़ों पर जो हम व्यय करते चले आ रहे हैं, क्या इन व्ययों को वर्तमान समय में इनका क्या औचित्य है, क्या इन व्ययों को किया जाना चाहिए, क्या इन व्ययों को नहीं किया जाना चाहिए। जब हम इसका बिल्कुल नए सिरे से हम इसका मूल्यांकन करते हैं, बिल्कुल नए सिरे से हम इसका विश्लेषण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट कहते हैं। यानी कि हमने जब सारे विश्लेषण किया कि मनरेगा में अगले साल खर्च किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर या फिर कृषि क्षेत्र पर, एजुकेशन पर जो है आपका व्यय किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों का विश्लेषण जब हम लोग करेंगे, सब्सिडी पर हमारा व्यय किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, और यदि कुछ ऐसे अनावश्यक डिपार्टमेंट हैं या अनावश्यक ऐसे मंत्रालय हैं जिनका अस्तित्व वर्तमान समय में खत्म हो गया है, जिनकी ज़रूरत नहीं है,
तो हम जबरदस्ती पिछले व्ययों को लेके साथ में नहीं चलेंगे, उन व्ययों को उसी समय वहीं खत्म करके अब बिल्कुल नए सिरे से नए विभागों की स्थापना करके, नए मंत्रालयों की स्थापना करके हम लोग क्या करेंगे, व्ययों का आय व्यय का लेखा जोखा करेंगे। इस व्यय को क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट कहते हैं। ठीक, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करता हूँ, जो भी हमारे मंत्रालय हैं, जो भी हमारे विभाग, ठीक, आप लोग देखते हैं कुछ मंत्रालय होते हैं, कुछ विभाग होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप की योजना है कोई, तो स्कॉलरशिप की जो योजना है वो आप लोग देखते हैं कि पिछले साल से कितने, क्या नाम है कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक, सरकार ये देखती है कि क्या स्कॉलरशिप अगले साल भी दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार ये विश्लेषण करती है कि पिछले साल जो जितना स्कॉलरशिप दी गई, मान लीजिए 7,000 रुपये दी गई, तो वो ये विश्लेषण करेगी कि 7,000 रुपये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पहला विश्लेषण तो ये करेगी कि ये 7,000 रुपये अगले साल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पहला चीज। फिर दूसरी चीज ये देखेगी कि क्या 7,000 रुपये उपयुक्त है कि ज्यादा है, जो 7,000 रुपये स्कॉलरशिप मिली उपयुक्त है कि ज्यादा है। तीसरी चीज ये देखेगी कि 7,000 रुपये दिया जाएगा तो सरकार का एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा है उसके इसके क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, बच्चों को उसकी लाभ उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गरीब वर्ग के लोगों का उत्थान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है सरकार को विश्लेषण हो कि 7,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये देना चाहिए, या हो सकता है कि 1 रुपये भी नहीं देना चाहिए। ठीक, तो पूरी तरह से हम क्या करेंगे, पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर जबरदस्ती ठेलम ठेली नहीं चलाएंगे कि नहीं अब तो स्कॉलरशिप दिया जाना है, और यदि हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है तो इस साल भी स्कॉलरशिप दी ही जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कौन एनालिसिस करता है, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट हर व्यय को बिल्कुल नए सिरे से देखता है। पिछले स्तरों को ये इसलिए नहीं उसको आगे लागू किया जाएगा कि पिछले साल इसको लागू किया गया था, इस वजह से नहीं इसको लागू किया जाएगा। ये क्या होता है, इसमें हर साल बिल्कुल नए तरीके से आप लोग देखते हैं कि क्या ये व्यय उचित है कि नहीं है, क्या इनको किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। एक और लेटेस्ट एग्जांपल आप लोगों को अभ्युदय कोचिंग से देते हैं। सपोज हर साल अभ्युदय में लगभग आप लोगों को 100-150 क्लासें चलती होंगी अलग अलग टीचरों, उनके लिए अलग अलग क्या होता है, उनकी सैलरी देना पड़ता है समाज कल्याण विभाग द्वारा। समाज कल्याण विभाग के लिए बहुत सारे कर्मचारी रहते होंगे, इसका लेखा जोखा तैयार करते होंगे। ठीक, अलग अलग जिले में ये योजना चलाई जाएगी। अब इस योजना को जो चलाई जाएगी लगातार 8 साल 10 साल जब चलाई जाएगी, और जब देखा जाएगी कि बच्चों का कोई किसी का न प्री हो रहा है, न किसी का मेंस में हो रहा है, कि कोई बच्चे अभ्युदय से सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा कि सरकार इस शून्य आधारित बजट के आधार पर देखने का प्रयास करेगी कि क्या इस योजना को आगे चलाया जाना चाहिए कि नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 साल से चल रही है तो इसको चलना ही चाहिए। जैसे बहुत सारी योजनाएं क्या थी, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं आप लोग देखे रहे होंगे, तो क्या होता था कि चल रही है तो नहीं चलना चाहिए, उसको चल ही रही। देखिए मोदी जी आए, उसको क्या कि 2015 में खत्म कर दी। तो इस तरह मेरे कहने मतलब ये है कि शून्य आधारित बजट में जो पूर्व व्यय हैं उनके आधार पर जरूरी नहीं कि उसको अगले साल किया ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है। बिल्कुल नए सिरे से नई मदों का आकलन किया जाएगा, उसके आधार पर विश्लेषण करके ये निर्धारित किया जाएगा कि ये व्यय किया जाएगा कि नहीं। अब आगे मैं कल इसके बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा। कल हो सकता है काफ़ी चीज़ें इसमें बता दी हो, तो समझाने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक।